द डीप डाइव में स्वागत है। आज हमारे सामने है विज़डा के दो काफी दिलचस्प 4K लेजर प्रोजेक्टर जी हाँ। M2 Pro और C3S Pro। और ये सिर्फ नए गैजेट्स नहीं है, ऐसा लगता है कि ये देखने के दो अलग अलग तरीकों, दो अलग दर्शनों को दिखाते हैं। बिल्कुल। और जो हमारे पास स्रोत सामग्री है वो एक डिटेल्ड तुलना दस्तावेज है। उसको देखने पर ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है। हाँ। हमारा काम आज सिर्फ फीचर्स गिनाना नहीं है, हाँ। बल्कि इन दोनों के बीच जो मुख्य अंतर है उनकी गहराई में जाना है और शायद कुछ ऐसी बातें भी सामने लाना जो पहली नजर में शायद उतनी स्पष्ट ना हो। सही। और ये समझने में मदद करना कि भाई कौन सा मॉडल किस तरह के दर्शक के लिए और उनकी जरूरतों के लिए ज्यादा सही बैठता है। और ये बात बड़ी दिलचस्प है कि विज़डा ने शायद एक दूसरे का कॉम्पिटिटर बनाने की बजाय एक दूसरे का पूरक बनाया है। कॉम्प्लीमेंट्री। हाँ बिल्कुल। दोनों ही शानदार 4K लेजर क्वालिटी देते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनके जो लक्ष्य हैं वो बहुत अलग लगते हैं। बिल्कुल अलग। एक तरफ है M2 Pro, जिसे हम शायद एडवेंचरर मॉडल कह सकते हैं, मतलब डायनामिक, कहीं भी ले जाने वाला। और दूसरी तरफ है C3S Pro। ये लगता है होम सिनेमा क्यूरेटर के लिए है, मतलब एक समर्पित हाई फिडेलिटी सेटअप का सेंटरपीस। ये एडवेंचरर बनाम क्यूरेटर वाली बात आपने एकदम सही पकड़ी है। M2 Pro जो है वो लचीलेपन और स्वतंत्रता का प्रतीक है। हाँ। उसका जो कॉम्पैक्ट डिजाइन है वो सिर्फ कहने के लिए पोर्टेबल नहीं है, वो है असल में। अच्छा। वो जो बिल्ट इन हैंडल है उससे वो एक स्मार्ट टेक ब्रीफकेस जैसा एहसास देता है। और फिर वो 360 डिग्री जिम्बल स्टैंड, वो तो मतलब कमाल की चीज है। हाँ, उस जिम्बल स्टैंड के बारे में थोड़ा और बताइए। ये सिर्फ एक सुविधा से बढ़कर कैसे है, क्या खास बात है उसमें? देखिए, खास बात यह है कि आप उसे किसी भी एंगल पर, किसी भी सतह पर आसानी से सेट कर सकते हैं। दीवार हो, छत हो, यहाँ तक कि थोड़ी उबड़ खाबड़ जमीन भी हो। अच्छा, छत पर भी? जी हाँ। आपको अलग से कोई स्टैंड लगाने या उसको लेवल करने में टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। ये आपको स्पॉन्टेनियस सिनेमा की आज़ादी देता है। स्पॉन्टेनियस सिनेमा मतलब अचानक से कहीं भी मूवी देखने का मन किया तो? बिल्कुल। मान लीजिए आप दोस्त के घर गए और अचानक मूवी का प्लान बन गया, या बच्चों के सोने के बाद आंगन में कुछ देखना है, बस इसे उठाया और रखा और शो शुरू। ये उसी तात्कालिकता, उसी सहजता के लिए डिजाइन किया गया है। ये तो वाकई उस एडवेंचर वाली फीलिंग से मैच करता है। और एडवेंचर की बात करें तो गेमिंग, M2 Pro के लिए गेमिंग एक बड़ा प्लस पॉइंट लगता है। हाँ है। इसमें HDMI 2.1 है, 240 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, ऑटो लो लेटेंसी मोड यानी ALM। ये सब स्पेसिफिकेशंस तो हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ स्पेक्स की बात है या वीडा ने गेमर्स के लिए कुछ खास किया है? जैसे ALM का ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होना, ये एक अच्छा उदाहरण है। जैसे ही आप कंसोल कनेक्ट करते हैं, ये खुद ब खुद लो लेटेंसी मोड में चला जाता है। कोई सेटिंग्स में जाकर बदलने की जरूरत नहीं। मतलब प्लग इन प्ले जैसा। हाँ बिल्कुल। और 240 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ जो बहुत कम इनपुट लैग मिलता है, उसका मतलब है कि स्क्रीन पर जो एक्शन हो रहा है और आपके कंट्रोलर के बटन दबाने के बीच लगभग कोई देरी महसूस नहीं होती। तो ये सिर्फ बड़े पर्दे पर गेमिंग का मजा नहीं, बल्कि स्मूथ और एकदम रिस्पॉन्सिव गेमिंग का अनुभव है, खासकर जो तेज गति वाले गेम्स होते हैं उनके लिए। निश्चित रूप से कॉम्पिटिटिव गेमिंग में तो ये बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। वो कनेक्शन बना रहता है जो लैग की वजह से अक्सर टूट जाता है। पोर्टेबल होते हुए भी इस लेवल का गेमिंग परफॉर्मेंस देना, यही M2 Pro को खास बनाता है। गेमिंग के अलावा इसमें एक और चीज है, 1.3x ऑप्टिकल जूम। अब पोर्टेबल प्रोजेक्टर में ये कितना जरूरी है, खासकर डिजिटल जूम के मुकाबले? देखिए, ऑप्टिकल जूम का होना और वो भी एक पोर्टेबल डिवाइस में, ये क्वालिटी का एक संकेत है। अच्छा। डिजिटल जूम क्या करता है? वो बेसिकली इमेज को क्रॉप करके बड़ा करता है। हाँ, उससे पिक्सल फट जाते हैं। बिल्कुल। शार्पनेस कम हो जाती है, डिटेल्स कम हो जाती हैं। ऑप्टिकल जूम में लेंस के जो एलिमेंट्स हैं वो मूव करते हैं इमेज का साइज बदलने के लिए। इससे जो 4K रेजोल्यूशन की क्लैरिटी है वो बनी रहती है। और इसका प्रैक्टिकल फायदा ये है कि आपको प्रोजेक्टर को बार बार आगे पीछे हिलाए बिना स्क्रीन का साइज एडजस्ट करने की सुविधा मिल जाती है। अलग अलग जगहों पर जब आप सेट करते हैं तो ये सुविधा बहुत काम आती है। यानी इमेज क्वालिटी से समझौता किए बिना प्लेसमेंट में ज्यादा लचीलापन, सही है। और इमेज क्वालिटी की बात चली है तो प्योर कलर लेजर लाइट सोर्स है इसमें, 110% BT 2020 कलर कवरेज और 10,001 कॉन्ट्रास्ट रेशियो। ये सब सुनने में तो बड़े इंप्रेसिव लगते हैं। ये मिलकर कैसा अनुभव देते हैं असल में? यहाँ M2 Pro अपनी पोर्टेबल कैटेगरी से थोड़ा ऊपर उठता है। प्योर कलर लेजर का मतलब है कि वो सीधे लाल, हरे और नीले रंग का लेजर इस्तेमाल करता है।
इसमें कोई कलर व्हील या फिल्टर नहीं है जो रंगों को थोड़ा फीका कर सकते हैं। अच्छा, डायरेक्ट लेजर। जी, नतीजा होता है शुद्ध, एकदम वाइब्रेंट और सटीक रंग। और 110% BT 2020 कवरेज का मतलब है रंगों का एक बहुत बड़ा दायरा। जो HDR कंटेंट में हम गहरे और सूक्ष्म रंग देखते हैं ना, हाँ। ये उनको दिखाने में सक्षम है। और फिर इसे 10001 कॉन्ट्रास्ट रेशो के साथ मिलाइए तो जो अंधेरे सीन होते हैं उनमें भी गहराई दिखती है। काले रंग धुंधले ग्रे नहीं बल्कि असल में काले दिखते हैं। ये सब मिलकर एक पोर्टेबल यूनिट के लिहाज से काफी प्रभावशाली विजुअल एक्सपीरियंस देते हैं। सुनने में तो काफी दमदार लग रहा है। ऑडियो का क्या सीन है? 4 यूनिट हाई-फाई ऑडियो सिस्टम है, डॉल्बी और DTS सपोर्ट भी है। क्या ये सिर्फ कागज पर है या ये वाकई अनुभव में कुछ जोड़ता है? देखिए, सच तो ये है कि कोई भी बिल्ट इन ऑडियो एक डेडिकेटेड साउंड सिस्टम का मुकाबला तो नहीं कर सकता। हाँ, वो तो है। लेकिन M2 Pro का सेटअप अपनी क्लास में काफी अच्छा है। सच में डॉल्बी और DTS डिकोडिंग के साथ ये कमरे को भरने वाली, साफ और काफी डायनामिक साउंड देता है। और इसका महत्व ये है कि ये M2 Pro की जो ग्रैब एंड गो वाली नेचर है ना, उसे सपोर्ट करता है। आपको हमेशा साथ में बाहरी स्पीकर लेकर चलने की जरूरत नहीं पड़ती। ये अपने आप में एक पूरा एंटरटेनमेंट पैकेज बनने की कोशिश करता है। तो ये वर्सेटाइल पैकेज लगता है, लेकिन हर डिजाइन में कुछ ना कुछ समझौते तो होते हैं। बिल्कुल। M2 Pro की ब्राइटनेस है 1200 CZVI ल्यूगन। प्रैक्टिकली इसका क्या मतलब है? इसकी लिमिटेशंस क्या हैं? कहाँ पर ये थोड़ा कमजोर पड़ सकता है? सही कहा आपने। 1200 CZVI ल्यूमेन जो है वो मीडियम रोशनी वाले कमरों के लिए या शाम के वक्त देखने के लिए काफी है। ठीक है। लेकिन ये कोई लाइट कैनन नहीं है, बहुत ज्यादा चमकदार नहीं है। अगर आप इसे दिन के उजाले में बिना पर्दों वाले कमरे में इस्तेमाल करेंगे तो इमेज थोड़ी फीकी, थोड़ी वॉश्ड आउट लग सकती है। अच्छा। बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए थोड़ा बहुत लाइट कंट्रोल तो चाहिए होगा। ये पोर्टेबिलिटी और कॉम्पैक्ट साइज पाने के लिए किया गया एक सामान्य और कह सकते हैं अपेक्षित समझौता है। ज्यादा चमक के लिए साइज और वजन बढ़ाना पड़ता, जो इसके मूल उद्देश्य के खिलाफ होता। ये बात समझ आती है। पोर्टेबिलिटी के लिए थोड़ी चमक का बलिदान। और इसके अंदर का जो हार्डवेयर है, MediaTek MT9679 चिप, 4GB रैम, 32GB स्टोरेज। क्या ये इस डिवाइस के स्मूथ ऑपरेशन के लिए, खासकर 4K कंटेंट और गेमिंग चलाने के लिए काफी है? हाँ, ये चिपसेट M2 Pro के जो टारगेटेड यूज केस है उनके लिए अच्छी तरह से बैलेंस्ड है। ये 4K स्ट्रीमिंग, स्मार्ट ऐप्स चलाने और मेन्यू नेविगेशन को आराम से स्मूथली हैंडल कर लेता है। तेज सेटअप, लैग फ्री गेमिंग और जो सामान्य मनोरंजन वाले काम है उनके लिए ये पर्याप्त शक्तिशाली और कुशल भी है। ये बिना ज्यादा गर्म हुए या धीमा पड़े अपना काम बखूबी निभाता है। तो कुल मिलाकर M2 Pro एक फुर्तीला बहुमुखी साथी है जो गेमिंग और मनोरंजन को कहीं भी ले जाने की आजादी देता है। अब आते हैं इसके बड़े भाई पर, C3S Pro। यहाँ ऐसा लगता है जैसे वाइडा ने एकदम गहरी बदल दिया है। बिल्कुल, यहाँ फोकस पूरी तरह बदल जाता है। C3S Pro का लक्ष्य एकदम साफ है, एक डेडिकेटेड होम सिनेमा माहौल में बिना किसी समझौते के बेस्ट पॉसिबल पिक्चर और एक इमर्सिव एक्सपीरियंस देना। डिजाइन फिलॉसफी जो है वो पोर्टेबिलिटी को पीछे छोड़ देती है और सीधे सीधे रॉ परफॉर्मेंस और सिनेमाई क्वालिटी पर केंद्रित होती है। ये उस क्यूरेटर के लिए है जो अपने देखने के अनुभव को बहुत ध्यान से बारीकी से तैयार करना चाहता है। और ये बदलाव सबसे पहले तो ब्राइटनेस में ही नजर आता है। C3S Pro दे रहा है 2800 CVI लूमेन। ये M2 Pro से 2 गुने से भी ज्यादा है। जी हाँ, 2 गुने से ज्यादा। इस बड़ी छलांग का असल दुनिया में क्या असर पड़ता है? 2800 CVI लूमेन का मतलब है एक बहुत बड़ा बदलाव। ये C3S Pro को उन कमरों में भी बढ़िया परफॉर्म करने की क्षमता देता है जहां कम रोशनी वाले प्रोजेक्टर फीके पड़ जाते हैं। जैसे कि बड़ी खिड़कियों वाले लिविंग रूम, जहां आप पूरी तरह से अंधेरा नहीं कर सकते। थोड़ी बहुत एम्बियंट लाइट की मौजूदगी में भी इमेज अपनी पंच, अपना कॉन्ट्रास्ट और रंगों की वाइब्रेंसी बनाए रखती है। अच्छा। ये प्रोजेक्टर को सिर्फ बैट केव यानी कि एकदम अंधेरे कमरे तक ही सीमित नहीं रखता, बल्कि ज्यादा रियल लाइफ सेटअप्स में भी हाई एंड सिनेमा एक्सपीरियंस को मुमकिन बनाता है। ये तो यकीनन कई घरों के लिए एक बड़ा फायदा है। इसमें ऑप्टिकल जूम भी ज्यादा है, 1.67x रेंज। एक परमानेंट सेटअप के लिए इसका क्या महत्व है? वो जो बढ़ी हुई 1.67x ऑप्टिकल जूम रेंज है वो एक डेडिकेटेड सेटअप में प्लेसमेंट की सटीकता और लचीलेपन को और भी बढ़ा देती है। कैसे? ये आपको कमरे के साइज और स्क्रीन की दूरी के हिसाब से प्रोजेक्टर को एकदम सही जगह पे रखने के लिए ज्यादा ऑप्शन देता है, वो भी बिना डिजिटल जूम का सहारा लिए। और डिजिटल जूम, जैसा हमने पहले बात की,
इमेज क्वालिटी को कम करता है। हाँ, वो तो है। ज्यादा ऑप्टिकल जूम रेंज ये सुनिश्चित करती है कि पिक्सल परफेक्ट शार्पनेस बनाए रखते हुए स्क्रीन को पूरी तरह से भरा जा सके। पिक्चर क्वालिटी टेक्नोलॉजी में भी हैं आप बड़े अपग्रेड दिख रहे हैं। एडवांस ट्राइक्रोमा लेजर सोर्स तो है ही, लेकिन एक दिलचस्प बात सामने आई है, एक दूसरा रेड लेजर। हाँ, ये क्या चीज़ है और ये तस्वीर को कैसे बेहतर बनाता है, खासकर सिने प्रेमियों के लिए? और साथ में इसमें हाई 14001 डायनामिक कॉन्ट्रास्ट, डॉल्बी विजन, HDR10+, फिल्म मेकर मोड भी हैं। ये सब क्या करते हैं? वो जो दूसरा रेड लेजर है वो असल में इंजीनियरिंग का एक बहुत ही स्मार्ट कदम है और C3S Pro की जो सिनेमाई क्वालिटी के प्रति कमिटमेंट है उसे दिखाता है। अच्छा। कई लेजर सिस्टम्स के लिए शुद्ध गहरा लाल रंग सटीक रूप से बनाना एक चुनौती हो सकती है। एक दूसरा डेडिकेटेड रेड लेजर जोड़कर वाइडा सिर्फ चमक नहीं बढ़ा रही, बल्कि रंगों की सटीकता और वाइब्रेंसी को मौलिक रूप से सुधार रही है, खासकर उन महत्वपूर्ण लाल रंगों को जो स्किन टोन और प्राकृतिक दृश्यों में रियलिज्म लाते हैं। ये सिनेमाई निष्ठा के प्रति गहरा समर्पण दिखाता है। अब इसे 14000.1 के हाई डायनामिक कंट्रास्ट के साथ मिलाइए, जिसका मतलब है गहरे काले और चमकदार हाइलाइट्स के बीच एक बड़ा अंतर, तो इमेज में अविश्वसनीय गहराई और एक पॉप आता है। वाह। और डॉल्बी विजन, HDR10+, फिल्म मेकर मोड जैसी तकनीकों का सपोर्ट ये पक्का करता है कि दर्शक फिल्म को ठीक वैसे ही देख सकें जैसा डायरेक्टर ने इरादा किया था, एकदम सटीक रंग, ऑप्टिमाइज्ड डायनामिक रेंज के साथ। ये सारे फीचर्स सीधे तौर पर उस दर्शक वर्ग को टारगेट करते हैं जो ऑथेंटिक सिनेमाई अनुभव की तलाश में है। तो ये सिर्फ ज्यादा चमकदार नहीं है, बल्कि ज्यादा सटीक है और डायरेक्टर के विजन के ज्यादा करीब है। और इस सब को चलाने के लिए हार्डवेयर भी तगड़ा है। मीडियाटेक MT9681 चिप, 8GB रैम, 128GB स्टोरेज। ये अपग्रेड रोजमर्रा के इस्तेमाल में क्या फर्क लाता है? ये बढ़ा हुआ हार्डवेयर एक ज्यादा स्मूथ और रिस्पॉन्सिव एक्सपीरियंस पक्का करता है। ज्यादा रैम का मतलब है कि ऐप्स तेजी से लोड होते हैं, मेन्यू नेविगेशन ज्यादा तेज होता है और मल्टीटास्किंग, जैसे मान लीजिए स्ट्रीमिंग ऐप और मीडिया सर्वर के बीच स्विच करना, ज्यादा सहज होता है। और स्टोरेज भी ज्यादा है। हाँ, 128GB स्टोरेज ज्यादा ऐप्स, गेम्स और शायद ऑफलाइन कंटेंट के लिए भी काफी जगह देता है। ये C3S Pro को सिर्फ एक प्रोजेक्टर नहीं, बल्कि घर के एंटरटेनमेंट सेटअप का एक भरोसेमंद और शक्तिशाली सेंटर बनाता है, जो मुश्किल टास्क्स को भी आसानी से संभाल सकता है। और ऑडियो में भी एक बड़ा अपग्रेड है। हाई क्वालिटी JBL स्पीकर्स और एक इंटीग्रेटेड सबवूफर। ये JBL सिस्टम बिल्ट इन ऑडियो के एक्सपीरियंस को कहां तक ले जाता है? ये JBL सेटअप, खासकर वो इंटीग्रेटेड सबवूफर के साथ, निश्चित रूप से सिर्फ बिल्ट इन के लिए अच्छा वाली कैटेगरी से काफी आगे है। अच्छा। ये कमरे को रिच, डायनेमिक और आश्चर्यजनक रूप से गहरे बास के साथ भरने के लिए डिजाइन किया गया है। ये मूवी साउंड ट्रैक्स में वजन डालता है, डायलॉग्स को साफ रखता है और बॉक्स से निकलते ही एक इमर्सिव अनुभव बनाने में मदद करता है। मतलब अलग से साउंड सिस्टम की तुरंत जरूरत नहीं। हालांकि एक डेडिकेटेड होम थिएटर का शौकीन व्यक्ति बाद में एक पूरा सराउंड साउंड सिस्टम जोड़ सकता है, लेकिन ये JBL सिस्टम C3S Pro को अपने आप में एक शक्तिशाली ऑडियो सॉल्यूशन बनाता है, जिससे बाहरी ऑडियो सेटअप की तत्काल जरूरत कम हो जाती है। तो C3S Pro एक ऑलराउंड हाई परफॉर्मेंस मशीन लगती है, लेकिन अब बात करते हैं इसके जानबूझकर किए गए समझौतों की। साइज और वजन तो साफ तौर पर इसे नॉन पोर्टेबल बनाते हैं। बिल्कुल, और ये एक सोचा समझा डिजाइन निर्णय है। C3S Pro ने M2 Pro के लचीलेपन और पोर्टेबिलिटी को उच्चतम संभव परफॉर्मेंस, चमक और अतिरिक्त सुविधाओं के लिए ट्रेड ऑफ किया है। इसे सावधानी से इंस्टॉल करने, शायद माउंट करने और फिर वहीं छोड़ देने के लिए बनाया गया है। इसे रोज-रोज इधर-उधर ले जाने की कोशिश करना प्रैक्टिकल नहीं होगा और इसके मूल उद्देश्य एक डेडिकेटेड हाई परफॉर्मेंस सिनेमा कंपोनेंट के विपरीत होगा। ये बात तो समझ आती है, लेकिन गेमिंग का क्या? हालांकि इसमें भी HDMI 2.1 और गेमिंग फीचर्स हैं, लेकिन स्रोत ये बताते हैं कि M2 Pro को अक्सर गेमिंग के लिए बेहतर माना जाता है। C3S Pro इतना शक्तिशाली होने के बावजूद ऐसा क्यों है? ये स्पेशलाइजेशन और ट्यूनिंग पर निर्भर करता है। C3S Pro निश्चित रूप से गेमिंग कर सकता है और ये शानदार दिखेगा भी, इसमें कोई शक नहीं। हाँ। लेकिन M2 Pro को विशेष रूप से गेमिंग को ध्यान में रखकर डिजाइन और ट्यून किया गया है, खासकर उन अल्ट्रा हाई
240 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट्स के लिए, जो कुछ पीसी और कंसोल सेटअप्स पर संभव है। अच्छा, वो 240 हर्ट्ज वाला मामला। जी, M2 Pro का पूरा आर्किटेक्चर इनपुट लैग को कम से कम करने और फ्रेम रेट को ज़्यादा से ज़्यादा करने पर केंद्रित है। C3S Pro सभी तरह के मीडिया के लिए एक बेहतरीन हाई फिडेलिटी मशीन है, लेकिन M2 Pro सबसे ज़्यादा डिमांडिंग कॉम्पिटिटिव गेमिंग सिनेरियोज के लिए एक पर्पस बिल्ट टूल है। कोई एनालॉजी? शायद इसकी तुलना एक लग्जरी GT कार और एक डेडिकेटेड ट्रैक कार से की जा सकती है। दोनों तेज हैं, लेकिन एक को खास तौर पर रेस ट्रैक के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है। बहुत बढ़िया उदाहरण। तो अगर हम एक कदम पीछे हटकर पूरी तस्वीर